आगे बढ़ते हैं। क्या माफिया अतीक अहमद के दोनों बेटे एज़म और आबान उसके काले कारोबार को संभालेंगे? क्या प्रयागराज में फिर से दहशत फैलेगी? ये सवाल इसलिए कि बाल सुधार गृह से निकलने के बाद जिस तरह दोनों का स्वागत किया गया, रास्तों पर आतिशबाजी की गई, उसने अतीक अहमद के दौर में इस परिवार के रुतबे की याद दिला दी। हालांकि यूपी में अब योगी का बुलडोजर चल रहा है, लिहाजा माफिया तो परेशान है ही। नेता भी बैरिकेडिंग फाड़ने लगे हैं। आखिर ऐसा क्या हुआ कि लखनऊ में अखिलेश यादव पुलिस की पाबंदी के बावजूद गेट फाड़ने को मजबूर हो गए? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष संपूर्ण क्रांति का नारा दे रहे हैं। क्या है उनकी संपूर्ण क्रांति, देखिए इस रिपोर्ट में। क्या प्रयागराज में फिर सुनाई दी आतंक की आहट? क्या अतीक के काले साम्राज्य को संभालेंगे उसके बेटे? माफिया अतीक अहमद की हत्या के 7 महीने बाद उसके दोनों बेटे प्रयागराज के बाल सुधार गृह से रिहा हो गए। लेकिन उनकी रिहाई के बाद जो तस्वीरें सामने आईं, वो परेशान करने वाली है। एज़म और आबान के हटवा इलाके में पहुंचते ही उनकी गाड़ियों के पीछे समर्थकों का लंबा काफिला पीछे पीछे चल पड़ा। ये काफिला बिल्कुल वैसा ही दिखा जैसे माफिया अतीक अहमद का होता था। वीडियो में साफ दिख रहा है कि दोनों को रिहा किए जाने की खुशी में उनके करीबियों ने हटवा गांव की सड़कों पर पटाखे छोड़े और जमकर जश्न मनाया। इस काफिले में लोग घोड़े भी दौड़ाते दिखे। अतीक अहमद जिस गद्दी बिरादरी से आता था, उसमें लोगों को घुड़सवारी का शौक होता है। खुद माफिया अतीक अहमद भी घुड़सवारी किया करता था। काफिले में 2 पहिया गाड़ियों पर बैठे युवक भी भारी संख्या में दिखे। इस दौरान समर्थकों ने शेर इज बैक का नारा भी लगाया। अतीक अहमद के चौथे नंबर के बेटे एज़म और सबसे छोटे बेटे आबान 4 मार्च से बाल संरक्षण गृह में रह रहे थे। चाइल्ड वेलफेयर कमेटी यानी CWC ने दोनों की रिहाई के आदेश दिए थे। एज़म 5 अक्टूबर को ही 18 साल का हुआ है। दोनों की कस्टडी अतीक की बहन परवीन को सौंपी गई है। हालांकि खबर है कि परवीन के मालिक मकान ने दोनों बच्चों को अपने घर में रखने से मना कर दिया है, जिसके बाद एज़म और आबान को अतीक के भाई अशरफ की ससुराल हटवा में रखा गया है। अतीक की बहन परवीन अहमद कुरैशी की ससुराल मध्य प्रदेश में है, लेकिन वो अपने परिवार के साथ प्रयागराज शहर के कसारी मसारी में किराए के मकान में रहती है। इसके पहले अतीक अहमद की बहन शाहीन ने दोनों बच्चों की कस्टडी मांगी थी, लेकिन शाहीन के फरार होने पर अतीक के दोनों बेटों की कस्टडी के लिए परवीन ने कोर्ट से गुहार लगाई थी। ऐसे में अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या एज़म और आबान अपने पिता अतीक अहमद के माफिया साम्राज्य को संभालेंगे? अतीक के परिवार में बचे हुए लोगों की बात करें तो एज़म और आबान ही मौजूद हैं। अतीक के वकील खान सौलत हनीफ ने पुलिस के सामने कबूला है कि सभी शूटरों और अतीक अशरफ के मोबाइल फोन पर फेस टाइम ऐप के जरिए ID बनाने वाला और कोई नहीं बल्कि एज़म ही था। इस वारदात में शामिल सभी आईफोन को एज़म ही एक्टिवेट कर रहा था। यही वजह है कि प्रयागराज पुलिस ने एज़म का नाम भी केस डायरी में शामिल किया था। बताया जाता है कि उमर अली और असद अपने पिता के काले कारोबार को संभालते थे, जबकि एज़म उनको टेक्नोलॉजी के जरिए सपोर्ट देता था। साल 2021 में प्रयागराज के लीडर रोड पर अतीक अहमद के कब्जे से छुड़ाई गई जमीन पर यूपी सरकार ने गरीबों के लिए फ्लैट बनाने का काम शुरू किया था। इसके भूमि पूजन में खुद CM योगी शामिल हुए थे। इसके बावजूद एज़म ने सीधे सरकार को चुनौती दी थी। उसने सोशल मीडिया पर लिखा था, अगर हमारे अब्बा की पुश्तैनी जमीन पर जो कानूनी तौर पर सही है, सरकार ने दबंगई से फ्लैट बनाया और किसी को दिया, तो देखते हैं कि वहां रहने के लिए कौन आता है। अगर कोई लेता भी है तो इंशाअल्लाह उसका किराया हम लोग ही वसूलेंगे। आप शौक से बनवाइए, बेहतर बनवाइए। यही वजह है एज़म के बाहर आने के बाद सही अतीक समर्थक जश्न मना रहे हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि एज़म ही अब अतीक की जगह लेगा। आपको ये बताते हैं कि एज़म को लेकर उसके समर्थकों में उत्साह क्यों है।
इसी साल 15 अप्रैल को अतीक और उसके भाई अशरफ के मारे जाने के बाद से ही उसकी पत्नी शाइस्ता परवीन फरार चल रही है। उसके माफिया के दाहिने हाथ कहे जाने वाले गुड्डू मुस्लिम के साथ नेपाल में होने की संभावना है। अशरफ की पत्नी जैनब भी फरार है। परिवार में शाइस्ता के बाद उसके 5 बेटे ही थे, जिनमें असद अपने पिता से पहले ही पुलिस की गोलियों का शिकार हो चुका है। बचे 4 बेटों में उमर लखनऊ तो अली प्रयागराज जेल में बंद है। ऐसे में एज़म ही ऐसा है जो अतीक के काले कारोबार को संभाल सकता है। इसी साल 24 फरवरी को प्रयागराज में दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या कर दी गई थी। इस मर्डर में शामिल 6 आरोपी मारे जा चुके हैं, जबकि शाइस्ता समेत 3 फरार हैं। योगी सरकार ने अतीक अहमद के आपराधिक साम्राज्य को लगभग पूरी तरह तबाह कर दिया है। सरकार ने अतीक अहमद की करीब 1169 करोड़ की संपत्ति कुर्क की है। इसमें 752 करोड़ की प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चला है तो 417 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त की गई है। योगी सरकार के एक्शन की वजह से अतीक को अवैध टेंडर के कारोबार को बंद करना पड़ा था, जिससे उसे और उसके परिवार को हर साल 1200 करोड़ का नुकसान हो रहा था। योगी सरकार का एजेंडा क्लियर है। यूपी से माफिया राज का खात्मा। सरकार माफियाओं से जब्त की गई जमीन पर गरीबों के लिए आशियाना बना रही है। हमने कहा सबका साथ सबका विकास, गरीब का साथ गरीब का विकास। गुंडों के खिलाफ कार्रवाई यह सरकार की नीति है और विधिक रूप से नीति है, और आने वाले समय में इस दिशा में लगातार और भी जो होना है वो होता रहेगा। लेकिन हमारी सरकार की सोच गरीब कल्याण की है, गुंडे अपराधी माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की है। प्रयागराज में लोगों को फिर माफिया राज के लौटने का डर सता रहा है तो यूपी की राजधानी लखनऊ में आज जमकर अफरा तफरी मची। मौका तो था लोकनायक जयप्रकाश नारायण की जयंती का, लेकिन इस दौरान समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर अराजकता फैलाई। इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी पहुंचे और गेट को फांदकर जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के अंदर दाखिल हुए और जेपी की मूर्ति पर माल्यार्पण किया। दरअसल एलडीए ने निर्माण कार्य का हवाला देते हुए देर शाम गेट पर ताला लगा दिया था, जिसके विरोध में बड़ी संख्या में एसपी कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर विकास कार्य को बर्बाद करने का भी आरोप लगाया। क्या सरकार छिपाना चाहती थी? ये टीन लगा करके, दरवाजों पे, गेट पे ताला लगा करके क्या छिपाना चाहती थी सरकार? क्या सरकार क्या ये छिपाना चाहती थी जो करोड़ों रुपए की चीजें बनी थी? यहाँ स्मारक बर्बाद कर दिया, जेपीएनआईसी बर्बाद कर दिया, रिवर फ्रंट बर्बाद कर दिया, जो समाजवादियों के निशान थे, नेताजी ने जिसकी शुरुआत की थी, उस निशान को ये मिटाना चाहते थे। इसलिए टीन शेड ये लगाई है। ये सरकार तो वो है जो दूसरों से वसूल के भरपाई करती है। कम से कम सरकार को और मुख्यमंत्री जी को खुद फैसला लेना चाहिए कि जो नुकसान यहाँ हुआ है, जेपीएनआईसी में हुआ है या रिवर फ्रंट में, क्या वो अपने वेतन से करेंगे? क्या मुख्यमंत्री अपनी भरपाई जो करेंगे वेतन से करेंगे क्या? अखिलेश यादव ने कहा कि योगी सरकार तानाशाही कर रही है। इस दौरान उन्होंने संपूर्ण क्रांति की चेतावनी दी और कहा कि 2024 में देश में और 2027 में यूपी में परिवर्तन होगा। और मुझे लगता है कि देश की जनता को एक बार फिर इस सरकार की ताकत के खिलाफ लड़ना होगा और बिना जनता की शक्ति के लोकतंत्र, समाजवाद और सेकुलरिज्म बचने वाला नहीं। जो आवाज उन्होंने दी थी संपूर्ण क्रांति की, मुझे उम्मीद है कि सभी समाजवादी लोग मिलकर के आने वाले समय में लोकतंत्र बचाएंगे, समाजवाद बचाएंगे, संविधान बचाएंगे और उस संविधान को बचाएंगे जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने हम सबको दिया है। और जिस समय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ संविधान इन्होंने बदल दिया, उसी दिन समझने हमारी आज़ादी भी ये लोग छीन लेंगे। ये 24 तक जाएगा और 27 तक परिवर्तन करेगा और एक लंबी लड़ाई में शुरुआत कहीं तो होगी। इस दौरान पुलिस और एसपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। एसपी कार्यकर्ताओं ने बैरिकेडिंग तोड़ दी, लोहे की चादर को हटा दिया। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हंगामे पर योगी सरकार सख्त है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा कि यूपी में किसी को भी अराजकता की इजाजत नहीं दी जाएगी।
समाजवादी पार्टी को अराजकता गुंडई पसंद है। आज समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के आचरण से सिद्ध हो गया है। जिस ढंग से दीवार कूद करके, दीवार फांद करके वहां जाकर के उन्होंने माल्यार्पण किया है, जिस बिल्डिंग को एलडीए ने, विकास प्राधिकरण ने सील करके रखा था, उनको कानून से कोई मतलब नहीं है। कानून के आसपास भी गुजरना नहीं चाहते। हमेशा कानून तोड़ करके अराजकता फैलाना समाजवादी पार्टी का पुराना सगल रहा है। अगर इसी ढंग से अच्छा कूदना समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष महोदय जानते हैं तो उनको एशियन गेम्स में जाकर के भारत के लिए कुछ और मेडल लाने पर काम करना चाहिए था। अखिलेश यादव की संपूर्ण क्रांति क्या है? सियासी फायदे के लिए जातियों को तोड़ना। पहले अखिलेश की राजनीति यादवों और मुस्लिमों के भरोसे चलती थी। इनकी सियासत का आधार MY कॉम्बिनेशन था। लेकिन जब अखिलेश को समझ आया कि सिर्फ इन दोनों के सहारे ही सत्ता में आना नामुमकिन है तो उन्होंने नया सियासी नारा दिया, PDA का, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक। अखिलेश की संपूर्ण क्रांति में स्वर्ण जातियों की जगह नहीं है। इसको समझना है तो देवरिया चलिए। यहाँ नरसंहार में सत्यप्रकाश दुबे परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। लेकिन अखिलेश को चिंता हुई तो सिर्फ प्रेम यादव की। उन्हें चिंता हुई अवैध कब्जे पर बने घर पर बुलडोजर चलने की। समाजवादी पार्टी ने अपना डेलीगेशन भेजा। प्रेम यादव को विक्टिम बताया गया। मांग की गई कि सरकार CBI जांच कराए। सबसे पहले इनकी आपत्ति ये थी कि हमारी दरखास्त लेके FIR दर्ज नहीं किया गया और इसका FIR इन लोगों के अनुसार होना चाहिए था। ठीक है, ये घटना इस फतेहपुर लेहड़ा को कलंकित किया है। मैं इतना ही कहूँगा कि इस परिवार की सुरक्षा किया जाए और जो बुलडोजर की राजनीति हो रही है उसको बंद किया जाए। इसमें आपसी वैमनस्यता बढ़ेगी। ये सब कुछ पूर्व नियोजित था। लगता था जैसे कि नहीं तो प्रेमचंद अकेले नहीं गए होते। अगर कहीं सतर्कता रहती तो अकेले नहीं जाते, वो गए। कैसे घटना हुई है तो जांच का विषय है। कैसे उनकी हत्या हो गई और हत्या होने के बाद जो उनके परिजन हों, उनके शुभेच्छु हों, आवेश में आए और इतनी बड़ी घटना हो गई। 5 लोगों की हत्या हो गई। जिस प्रेम यादव को लेकर समाजवादी पार्टी के मन में सिंपैथी है, उसे लेकर तमाम खुलासे पहले ही हो चुके हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पूर्व जिला पंचायत सदस्य प्रेम यादव ने एक सरकारी शिक्षण संस्थान, वन विभाग और ग्राम सभा की जमीन पर कब्जा कर 3 मंजिला आलीशान घर बनाया। तो गांव में ही JS स्कूल और खलियान के नाम से दर्ज करीब 1 एकड़ भूमि पर भी उसी का कब्जा है। राजस्व विभाग इस अवैध कब्जे पर बुलडोजर चलाने की तैयारी में है। प्रेम यादव का परिवार हो या समाजवादी पार्टी, उनका आरोप है कि प्रेम यादव को फोन करके बुलाया गया था जहां उसकी हत्या हुई थी। प्रेम यादव का मोबाइल फोन तो पुलिस अभी तक नहीं बरामद कर सकी है, लेकिन पुलिस ने जब प्रेम यादव का CDR निकाला तो हैरान करने वाला खुलासा हुआ। सूत्रों के मुताबिक 1 अक्टूबर की देर रात से 2 अक्टूबर की सुबह तक प्रेम यादव के मोबाइल पर किसी का भी फोन नहीं आया था। ये वही समय है जिस दौरान प्रेम यादव की हत्या हुई थी। वो खुद सत्यप्रकाश दुबे के घर पहुंचा जहां जमीनी विवाद को लेकर विवाद हुआ। यूपी ही नहीं, पूरे देश में जाति के नाम पर सियासत हो रही है। उधर यूपी के CM किसानों के कल्याण में जुटे हैं। योगी ने मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि के दर्शन किए। कहा चुनाव नजदीक है, लिहाजा सभी दलों को जातियों की याद आने लगी है। 4-5 राज्यों के चुनाव होने जा रहे हैं और विपक्षी दलों में ऐसी भगदड़ मची हुई है। चुनाव आते हैं तो इनको तब लोक कल्याण याद आता है, तब गरीब कल्याण याद आता है, तब जातियां याद आती है। 4-4.5 वर्षीय लोग चुपचाप सोए रहते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने तो ये सभी कार्य समयबद्ध तरीके से पूरे देश के अंदर बिना भेदभाव के सभी लोगों तक उपलब्ध कराने का कार्य किया है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।